गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मानसरोवर विद्यालय की कक्षा 6 विषय साइंस चैप्टर नंबर 9 सजीव की विशेषताएं एवं आवास के शेष भाग यानी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने जाना था कि जल स्तर में, थल स्तर में रहने वाले प्राणियों का आवास और उनका अनुकूलन, उनके जीवन यापन की प्रक्रिया के बारे में, उसी के शेष भाग की जानकारी हम लेंगे। विद्यार्थी मित्रों, कल के चैप्टर में हमने जाना था कि रेगिस्तान में ऊंट का जीवन यापन किस तरीके से होता है, कैसे वो अपने गद्देदार पैरों से अपने शरीर की तपन से सुरक्षा करता है और किस तरीके से रेगिस्तान में जल के अभाव में एक निर्धारित समय के अवधि के लिए अपने शरीर के अंदर जल की मात्रा को परिपूर्ण रखते हुए जीवन यापन करता है। उसी तरीके से रेगिस्तान में सिर्फ ऊंट ही नहीं, काफ़ी प्राणी, जैसे उनमें छोटे प्राणी में चूहे, सांप इत्यादि रहते होंगे, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये शरीर आकार में छोटे प्राणी होने के कारण ऊंट की तरह इनके पैर लंबे नहीं होते हैं, तो वे वहाँ पर कैसे चलते होंगे, कैसे अपना रहन सहन करके अपना जीवन यापन करते होंगे। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इनका शरीर छोटे होते हुए ये अब सबको पता है कि चूहे या बिल में रहेंगे, सांप, चूहे इत्यादि बिल में ही रहते हैं, तो वो तेज़ गर्मी दिन में होने के कारण ये जीव जो है ज़मीन के अंदर ही दिन में रहते हैं, और जब रात के समय में तापमान वहाँ का कम हो जाए यानी वहाँ की गर्मी कम हो जाए तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। तत्पश्चात आता है, ये तो हुई प्राणियों की बात। अब उसके बाद में रेगिस्तान में वनस्पतियाँ भी काफ़ी होती है। तो रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पतियाँ सामान्य रूप से जैसे पौधे होते हैं वहाँ पे बबूल के, कैक्टस के या फिर नागफनी, इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जैसा पता है कि जल के अभाव के कारण रेगिस्तान में जल शोषण की, जल निष्कासन की मात्रा कम होती है। इसी जल की निष्कासन क्षमता कम होने के बावजूद भी वहाँ की वनस्पतियाँ किस प्रकार जीवित रहती है, ये आज हम जानेंगे। कुछ एक प्रकरण में बताया जाता है कि वहाँ पे जल के अभाव के कारण, जैसा कि छोटी क्लास के अंदर आपने जाना होगा कि हम एक क्रियाकलाप विज्ञान का देखते हैं कि गमले के पौधों में जैसे उनकी पत्तियों के ऊपर थैली बांधी जाए और सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो उन प्लास्टिक की थैली के ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें वहाँ पर एकत्रित हो जाती है। लेकिन रेगिस्तान के अंदर ऐसा कम मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होती है। जल की कमी होने के कारण वहाँ पर यदि ये क्रियाकलाप किया जाए तो वहाँ पर जल की मात्रा कम मात्रा में आएगी। विशेष कोई अंतर नहीं होता, लेकिन वहाँ पर कम मात्रा में आएगी। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित होती है। जैसा कि मैंने बताया कि प्लास्टिक की थैली पे पानी की बूंदें कम आएगी, तो इसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की मात्रा निष्कासित यानी बाहर कम निकलती है। भाप के रूप में, वाष्पोत्सर्जन मतलब भाप के रूप में वहाँ पानी की मात्रा कम निकलती है। वहाँ के पौधों में या तो पत्तियाँ अनुपस्थित ही होती है, कहने का मतलब है कि वहाँ के पौधों में पत्तियाँ नहीं होती। जैसा कि आपने बबूल का पेड़ देखा है तो उसमें पत्तियाँ कांटेदार होती है। नागफनी पर भी, नागफनी नामक एक वनस्पति है जो उसका तना ही उसकी पत्तियाँ होती है। वनस्पति में रेगिस्तान के अंदर या तो पत्तियाँ ना के बराबर होगी, या यदि होगी तो भी वो एक छोटे आकार में होगी। वनस्पति की पत्तियाँ सूक्ष्म आकार में या फिर ना के बराबर होती है।
नागफनी जैसी पत्तियों की संरचना हम देखें तो वास्तव में देखा जाए तो नागफनी का तना जो है, तना ही उसकी पत्तियों का रूप लेकर रखती है। ये इनका तना एक मोटी परत से ढका होता है जो कि उनके जल संरक्षण में यानी जल प्रक्रिया को पाने में उनकी सहायता करता है। ज़्यादातर मरुस्थलीय पौधों में उनकी जड़ें ही जल अवशोषण में गहराई तक गई हुई होती है। सामान्य भाषा में समझाऊं तो रेतीली भूमि होने के कारण रेगिस्तान में पौधों की जड़ें हैं जो है, क्योंकि उनको बाहर तो जल मिलता नहीं है। सामान्य भूमि में, आम भूमि पर बाहर से हम सिंचाई करें या फिर बरसात का पानी से उनको जल संरक्षण मिलता रहता है, लेकिन रेगिस्तान में जल का अभाव होने के कारण वो जड़ें ज़मीन के अंदर तक, जल की तो उनको आपूर्ति चाहिए ही, वो जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक जाके अपना जल की मात्रा की पूर्ति करती है। मतलब जल की आपूर्ति के लिए वो जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक गई रहती है। रेगिस्तान की बाहरी भूमि में, बाहरी मिट्टी में जल का अभाव होने के कारण ये जड़ें जल के अंदर तक, गहराई तक गई हुई होती है। चैप्टर के अगले भाग में हम जानेंगे विद्यार्थी मित्रों पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद।